अब आइए चार्ल्स डार्विन की जीवनी का अंतिम भाग 5 लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत विवाहित जीवन और कार्य क्षेत्र, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन, महाप्रयाण की ओर यानी उनकी अंतिम यात्रा। तो इस तरह से 3 भाग में बांट करके हम लोग चलेंगे। आइए विवाहित जीवन और कार्य क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका की यात्रा उनके लिए इतनी अनुसंधान सामग्री ले आई थी कि 1 वर्ष तक कठिन परिश्रम करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया जा सका। इस कार्य को समाप्ति पर उन्होंने वैवाहिक जीवन के लिए सोचा और सन 1839 ईस्वी में एम्मा नाम की एक युवती से विवाह कर लिया। एम्मा उनके मामा जोसिया वेजवुड की सबसे छोटी बेटी थी। विवाह के बाद दंपति गोवर्ड स्ट्रीट लंदन में रहने लगे। लंदन में रहना उनके लिए इस रूप में लाभप्रद रहा कि वहां उनका अनेक वैज्ञानिकों से संपर्क हो सका। उनकी मित्र मंडली में वैज्ञानिकों के अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्मिलित रहते थे। अब उन्हें जीव वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता था। इसी सम्मान के आधार पर उन्हें जियोलॉजिकल सोसाइटी का सचिव बना दिया गया। इसी के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पदार्पण कर दिया। यह उनके व्यस्त जीवन की शुरुआत थी, किंतु अब से पहले उनका कोई नियमित जीवन नहीं था। अपने कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने ग्रामीण अंचल में अपने लिए एक अच्छा स्थान खोज लिया। यह केंट प्रांत में डाउन नामक ग्राम था। वहां घर भी उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार मिल गया। इस घर का नाम था डाउन हाउस। यह स्थान उन्हें इतना पसंद आया कि वह अपने जीवन में अंतिम काल तक अपने परिवार के साथ इस घर में रहे। डार्विन का गृहस्थ जीवन बहुत सुखी था। अपने खराब स्वास्थ्य के उपरांत भी वह अपने जीवन से संतुष्ट थे। पति पत्नी के मध्य अच्छा मधुर संबंध होना चाहिए। उन दोनों के मध्य वैसा ही संबंध था। पत्नी एम्मा उनके कठिन और थकाऊ कार्यों को अच्छी तरह से जानती थी। डार्विन को अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एकांत चाहिए था और वह उन्हें मिल ही गया था। यहाँ उन्होंने अपने अनुसंधान कार्य के लिए पशु पाले और पेड़ पौधे लगाए। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उन्होंने संसार के प्रमुख वैज्ञानिकों से पत्र व्यवहार आरंभ किया। यहाँ उनकी दिनचर्या एक ऋषि मुनि जैसी हो गई थी। उन्हें प्रातः काल उठने की आदत पड़ चुकी थी। प्रायः बिस्तर छोड़ते ही वह भ्रमण के लिए निकल जाते। आते ही उन्हें नाश्ता आदि तैयार मिलता था। नाश्ते के तुरंत बाद अपने अध्ययन और लेख आदि लिखने में व्यस्त हो जाते थे। उनका स्वास्थ्य यद्यपि अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हर समय अपने काम में व्यस्त रहना चाहते थे। डार्विन कार्य की अधिकता से बेचैन रहते थे। ऊपर से खराब स्वास्थ्य का प्रभाव भी उनके मन पर पड़ता था, लेकिन वह इन बातों को महत्व नहीं देते थे। उनका मन हर समय चिंतन प्रक्रिया में व्यस्त रहता था। कभी कभी वह चिंतन में खोकर किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते थे। उनकी चिंतन प्रक्रिया उन्हें विकासवाद के सिद्धांत की ओर ले जा रही थी, लेकिन वह इस बात से विचलित हो जाते थे कि अब भी इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका के पढ़े लिखे लोग बाइबिल के इस कथन पर विश्वास करते थे कि परमात्मा ने 6000 वर्ष पूर्व एक ही क्षण में समस्त जीव जंतुओं और मानव का निर्माण कर डाला। डार्विन बाइबिल के इस सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके थे। 5 वर्ष की
उस यात्रा ने डार्विन के विचारों में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया था। यात्रा के विभिन्न भूभागों के अध्ययन, यात्रा में देखे गए प्रमाणों, परीक्षणों और एकत्र किए गए नमूनों के आधार पर और लॉयल साहब की पुस्तक से डार्विन का यह विचार निरंतर दृढ़ होता जा रहा था कि परिवर्तन का यह चक्र एक निश्चित नियम के अनुसार घूम रहा है और घूमता रहेगा। पृथ्वी पर कुछ भी अस्थायी नहीं है, हर क्षण यहाँ परिवर्तन होता रहता है। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि पृथ्वी की गतिविधि अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर हो रही है। किस तरह की? अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर हो रही है। डार्विन का अनुसंधान यह कहने लगा था कि पृथ्वी पर जीवन का जो रूप लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष पूर्व था, अब वह उस रूप में नहीं है। उसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। स्वयं धरती का रूप भी बदल रहा है या बदला है। इतना ही नहीं, वह आज भी बदल रहा है और भविष्य में भी बदलता रहेगा। इस पर जो जीव पहले उत्पन्न हुए थे, उनके न हड्डी थी न पसली, बल्कि एक बूंद सी सिलसिली चीज थी जो धीरे धीरे बदलते हुए वर्तमान में अनेक रूपों में दिखाई दे रही है और जटिल रूप धारण करती चली जा रही है। अर्थात जीव मात्र ने आज की स्थिति में पहुंचने के लिए न जाने विकास की कितनी सीढ़ी पार की है और आगे भी पार करती जाएगी, क्योंकि विकास की प्रक्रिया अविरल चलने वाली होती है, कंटिन्यूअसली। डार्विन का यह विकासवाद कोई सामान्य विज्ञान का सिद्धांत नहीं था। यह ईसाई धर्म में विज्ञान का सीधा हस्तक्षेप था। इसे प्रमाणित करने पर एक अप्रिय बवंडर के उठने की आशंका तो थी ही, और साथ ही साथ डार्विन को एक पागल या नास्तिक कहलाने का जोखिम भी था। डार्विन पादरी थे और उन पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का दायित्व भी था। लेकिन यह एक विचित्र घटना ही थी कि एक पादरी को बाइबिल के विरुद्ध अपने सिद्धांत की स्थापना करने की जरूरत पड़ गई थी। उनका वास्तव में किसी धर्म के विरुद्ध कोई बात कहने का इरादा नहीं था, लेकिन वह वैज्ञानिक सत्य का भी गला घोटना नहीं चाहते थे। वह अपने विकासवाद की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहते थे। पहले चरण में उन्होंने अपनी 5 वर्ष की यात्रा का वर्णन एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक की रचना में बीगल जहाज के कप्तान फिट्जरॉय ने भी अपने अनुभव साझा किए थे, लेकिन इसका दूसरा संस्करण उन्होंने केवल अपने अनुभवों के आधार पर प्रकाशित किया था। उस संस्करण में स्पष्ट रूप से विकासवाद को प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन यह पुस्तक उसकी भूमिका अवश्य थी। इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशन के बाद अब डार्विन ने विकासवाद पर एक पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय किया। यह एक युद्ध की तैयारी के रूप का कार्य था और इसके लिए संभल कर पग धरने वाली बात थी। अनेक प्रमाणों के आधार पर ही इस अभियान में सफलता प्राप्त की जा सकती थी। अतः उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 22 वर्ष तपस्या के रूप में कार्य किया। इसमें कठोर परिश्रम, प्रमाणों की परख, कुछ अन्य वैज्ञानिकों के विचार और तथ्यों की जांच पड़ताल का कार्य सम्मिलित था। अंततः नवंबर 1859 में 1859 में उनकी महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आ गई। उनकी विकासवाद से संबंधित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने डार्विन को एक वैज्ञानिक और मौलिक चिंतक के रूप में स्थापित कर दिया। इस पुस्तक को संक्षेप में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कहा गया। आइए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रकाशन, इसमें क्या था उसके बारे में जानें। डार्विन ने अपनी यात्रा के अनुभवों से संबंधित 2 पुस्तकें प्रकाशित करा दी थी, लेकिन इनमें विकासवादी के संबंध में
कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, लेकिन घटनाओं और जीव जंतुओं का वर्णन मात्र था। कहीं कहीं अस्पष्ट रूप से जंतुओं के विकास पर वहां के वातावरण का प्रभाव दिखाया गया था। इनके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, परंतु उनकी सबसे बड़ी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ही है। इसी पुस्तक के कारण उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। किनका? चार्ल्स डार्विन का। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद लोगों में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अनुमान पहले से ही डार्विन लगा चुके थे। उन्होंने माना हुआ था कि लोग अपने धर्मशास्त्र बाइबिल की मान्यताओं को खंडित करने वाली पुस्तक को क्षमा नहीं कर सकेंगे और उस पुस्तक के लेखक के विरुद्ध विद्रोह का डंका बजा देंगे। विद्रोह का यह तूफान लेखक को नास्तिक और धर्म विरोधी कहकर गालियां देगा। अतः इस बात को देखते हुए डार्विन इस पुस्तक को पूरी तैयारी के साथ प्रकाशित करना चाहते थे। इसके प्रकाशन में भले ही कितना भी समय क्यों न लग जाए, लेकिन इसके सिद्धांतों को कोई भी तर्क काट न सके। डार्विन ने ऐसी धारणा बना ली थी। यही कारण था कि पुस्तक के प्रकाशन में एक लंबा कालखंड लगा। डार्विन ने इस पुस्तक के प्रकाशन की तैयारी बहुत पहले से शुरू की हुई थी और इसका मसौदा सन 1842 में ही तैयार कर लिया गया था। उन्होंने इस मसौदे को कई बार पढ़ा, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि विकासवाद को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। अतः उन्होंने इसका प्रकाशन रोककर इसका थोड़ा प्रसार और किया तथा इस प्रसार में कुछ सशक्त प्रमाणों को प्रविष्ट किया। सन 1844 में यह विस्तार किया गया, लेकिन इससे भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई। समय बीतता जा रहा था, लेकिन पुस्तक की विषय सामग्री को प्रमाणित करने वाली या करने के लिए सशक्त प्रमाणों का नितांत अभाव था। इस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने मछलियों के जीवन चक्र पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। लगातार 8 वर्ष तक काम करते हुए उन्होंने मछलियों के विकास पर 4 अध्याय लिख डाले। उन्होंने मछलियों के जीवन से विकासवाद को पुष्ट करना चाहा था, लेकिन मछलियों के जीवन के अध्ययन से वह न हो सका। उन्होंने इन 4 अध्यायों में मछलियों से संबंधित सब बातों का विवरण तो दिया, लेकिन अपना मूल उद्देश्य भूल गए और इन 4 अध्यायों का उन्हें कोई लाभ न मिल सका। 1850 ईस्वी में उन्होंने अपने सिद्धांत पर पुनः काम करना शुरू कर दिया। वह इस बात से परेशान थे कि इतने लंबे अंतराल में भी वह एक पुस्तक नहीं लिख सके। उन्होंने गंभीरतापूर्वक योजना बनाई कि सन 1860 ईस्वी तक उस पुस्तक को प्रकाशित करा सकेंगे। केवल डार्विन ही नहीं, इस विषय पर अन्य वैज्ञानिक भी काम कर रहे थे। इनमें अल्फ्रेड रसेल वालेस, कौन थे? अल्फ्रेड रसेल वालेस या वालेस नामक वैज्ञानिक प्रमुख थे। उन्हें अपने विकासवाद को सार्वजनिक करने में कोई चिंता नहीं थी। उनके सामने बाइबिल के प्रति आस्था या अनास्था का कोई प्रश्न भी नहीं था। वह अफ्रीका निवासी थे और विज्ञान में धर्म के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। उनका विषय भी यह था कि विभिन्न जीव जंतुओं की जातियों का विकास किस प्रकार हुआ। उन्होंने सिद्ध किया था कि विभिन्न प्राकृतिक वातावरण में रहने के कारण जीव अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने विशेषता स्थिर रखते हुए और आगे विकास की ओर बढ़ते रहते हैं। डार्विन का विषय भी यही था और वह भी उस परिणाम पर पहुंच चुके थे जिस पर वैज्ञानिक अल्फ्रेड पहुंचना चाह रहे थे। अल्फ्रेड को पता था कि डार्विन इस विषय पर गंभीरतापूर्वक अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस अनुसंधान पर एक निबंध लिखकर डार्विन के पास पहुंचा दिया और उनसे निवेदन किया कि यदि वह इस निबंध को प्रकाशन के योग्य समझे तो प्रकाशित करा दें। डार्विन को यह विश्वास नहीं था कि कोई अन्य वैज्ञानिक भी इस विषय पर काम कर रहा है और इस निर्णय पर पहुंच चुका है जिस पर वह पहुंचे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने वह निबंध पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गए।
लेख उनके विचारों के अनुरूप था। उन्हें इस बात की प्रसन्नता नहीं हुई कि कोई वैज्ञानिक भी विकासवाद के निकट पहुंच गया है, बल्कि यह चिंता हुई कि कहीं उनसे पहले ही वह वैज्ञानिक अपने विकासवाद के सिद्धांत को प्रकाशित न करा दे। उन्होंने तुरंत अपना निबंध भी तैयार कर लिया और दोनों निबंधों को अपने वैज्ञानिक मित्र वनस्पति विज्ञानी जोसेफ हुकर और भूवैज्ञानिक चार्ल्स लायल के पास भेज दिया। दोनों ने उन निबंधों को पढ़ा और उन्हें वैज्ञानिकों की संस्था लिनियन के पास भेज दिया। डार्विन को आशा थी कि जब ये दोनों पत्र लिनियन में पढ़े जाएंगे तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा और जो बाइबिल को मानने वाले थे वे उनके विरुद्ध मोर्चा खोल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन निबंधों की विषय सामग्री पर समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस घटना से डार्विन ने यह समझ लिया कि लोग सत्य के उपासक हैं, धर्मशास्त्र के नहीं। इस धारणा के आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया और शीघ्र ही 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित करा दी। डार्विन निश्चिंत थे, लेकिन यह निश्चिंतता अस्थायी सिद्ध हुई। पुस्तक प्रकाशित होते ही भारी विवाद खड़ा हो गया और उनके विरुद्ध विरोध प्रकट किया जाने लगा। समय के साथ साथ यह विवाद गहराता चला गया। पुस्तक विवादों में घिर कर रह गई, लेकिन इसका लाभ भी डार्विन को मिला, क्योंकि विवादित पुस्तकों के प्रति लोगों की उत्सुकता प्रबल हो जाती है और वे पुस्तक को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए प्रकाशक पर झपट पड़ते हैं। ऐसा ही इस पुस्तक के साथ हुआ। पहले संस्करण की 1250 प्रतियां छपी थी 1250 प्रतियां छपी थी, लेकिन संस्करण कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। विवादास्पद पुस्तक का लेखक भी विवादास्पद होकर ख्याति प्राप्त कर जाता है, लेकिन डार्विन इस प्रकार की ख्याति नहीं चाहते थे। वह तो विवादों में पड़कर चिंतित हो जाते थे। उनका उद्देश्य लोगों के समक्ष सत्य प्रस्तुत करना था। इस प्रक्रिया में उनकी इच्छा होती थी कि सत्य विवादग्रस्त न हो जाए। उन्होंने पुस्तक में पहली बात यह लिखी थी कि एक ही जाति के पौधों या जानवरों में भी एक दूसरे से भिन्नता होती है और यह भिन्नता आगे विरासत में चली जाती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वह यह थी कि एक फल में बहुत से बीज होते हैं। एक मछली बहुत से अंडे देती है। यदि फूलों के सभी बीजों को बो दिया जाए तो सभी पौधों में रूपांतरित नहीं होते। इसी प्रकार मछली के सब अंडों से बच्चे नहीं निकलते। यदि निकलते भी हैं तो सब जीवित नहीं बचते। बीजों में अथवा अंडों में जीवन का संघर्ष चलता है। जीवित रहने के इस संघर्ष में कुछ ही बचते हैं और अधिकांश समाप्त हो जाते हैं। इस विभिन्नता और जीवन के संघर्ष का परिणाम यह होगा कि एक ही जाति के प्राणियों की विभिन्न नस्लों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगेगा। इस अंतर के अंतर्गत यदि वे ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो उनके बाल लंबे होंगे। यदि उन्हें भागना दौड़ना पड़ता है तो टांगे अपेक्षाकृत कुछ लंबी तथा दृढ़ होंगी। इस प्रकार जिन प्राणियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार यह भिन्नता प्राप्त नहीं होगी वे जीवित नहीं रह पाएंगे। जो प्राणी जीवित रह पाएंगे वे अपनी विशेषताएं अपनी संतान को देते जाएंगे। यह भिन्नता धीरे धीरे होती जाएगी। यह भेद 10-20 किलोमीटर दूर रहने वाले एक ही वंश के प्राणियों में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे और इस प्रकार एक अलग जाति बन जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण डार्विन ने अपने यात्रा के दौरान देखे थे। डार्विन ने इस सिद्धांत को नाम दिया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इस प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का लाभ व्यक्तियों ने अपने लिए उठाया है। माली किसी फल का पौधा लगाता है तो वह उसका चुनाव करता है। जो पौधा
स्वस्थ और सुदृढ़ होता है, माली उसका ही चुनाव करता है। बाकी कमजोर व टेढ़े मेढ़े आकार के पौधों को बाहर निकाल फेंकता है। इसी तरह एक पशुपालक या पशुओं की एक विशेष नस्ल का विकास करने वाला कोई पशु विशेषज्ञ स्वस्थ व सुदृढ़ पशुओं को छांटता है। वैज्ञानिकों ने इन विभिन्न प्रकार के अनाजों का इसी प्रकार चयन प्रक्रिया से विकास किया है। यह चयन प्रक्रिया व्यक्तियों के माध्यम से ही नहीं होती, यह चुनाव की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। व्यक्तियों ने भी प्रकृति से यह सब कुछ सीखा है। प्राकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन वह अकारण नहीं होते। उन परिवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है और उन व्याख्याओं में ही प्रकृति के चयन का सत्य पाया जाता है। इस चयन के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी भी फसल पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सर्दी, गर्मी और बरसात, इन 3 ऋतुओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। सर्दी में उगाई जाने वाली फसलें गर्मी में नहीं उगाई जा सकती और इसके विपरीत गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें भी सर्दियों में नहीं उगाई जा सकती। इसी प्रकार अधिक वर्षा में उगाई जाने वाली फसलें सूखे में नहीं उगाई जा सकती। लेकिन अब यह प्रकृति का अंतिम नियम नहीं रहा है। वर्षा में उगने वाली फसल सूखे में भी कुछ अंशों तक उगाई जा सकती है। डार्विन ने अपनी पुस्तक में इसे प्रमाणित किया है। इस पृथ्वी पर दोनों तरह के पौधे हैं, वर्षा के दिनों में होने वाले और सूखे के दिनों में होने वाले। मान लीजिए एक फसल वर्षा में होने वाले हैं, लेकिन यदि वहां वर्षा नहीं हुई तो सूखे के कारण उस फसल के अधिकांश पौधे सूखने लगते हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सभी पौधे सूख गए हैं, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। उनमें से कुछ पौधों में जीवन शेष रह जाता है, जबकि अन्य पौधे मृत हो जाते हैं। यदि इस स्थिति में वर्षा हो जाती है तो जिन पौधों में कुछ जीवन शेष था वह कुछ दिनों बाद जीवित उठते हैं, अर्थात वे हरे हो जाते हैं। यदि उस पौधे के बीजों के साथ कई वर्ष तक यह प्रक्रिया अपनाई जाए तो अंत में एक नई जाति उत्पन्न हो जाती है और यह जाति अपनी मूल जाति से भिन्न सूखे में भी उगाई जा सकती है। एक दूसरा उदाहरण चावलों का भी है। किसी समय चावल केवल उन खेतों में उगाया जाता था जहां हर समय पानी या दलदल रहती थी, लेकिन अब ऐसी किस्में तैयार कर ली गई हैं जिनके लिए हर समय पानी या दलदल की आवश्यकता नहीं रहती। इसका विकास भी पहले उदाहरण में दी गई विधियों से किया गया है। पानी के अभाव में भी उगाई जाने वाली धान की किस्म अपनी मूल किस्म से भिन्न एक नई किस्म बन जाती है। इन सब बातों का अध्ययन उन्होंने अपने 5 वर्षीय यात्रा के दौरान किया था, लेकिन उन्हें प्रामाणिक रूप देने के लिए उन्होंने अपनी नर्सरी, बगीचे अथवा ग्रीन हाउस में पुनः उगाकर उन पर परीक्षण किए और उनसे प्राप्त अनुभवों को उन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व ही प्रकाशित करा दिया था। लेकिन इस संबंध में सब अनुभव उनके अपने नहीं थे। कुछ अनुभव उन्होंने पत्र व्यवहार द्वारा अन्य वैज्ञानिकों से भी ग्रहण किए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी अपनी बातें सप्रमाण कही थी। प्रस्तुत डार्विन ने अपनी यात्रा में एकत्र किए पथराए प्राणियों के प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। उन्होंने परिवर्तन की प्रत्येक स्थिति का, प्रत्येक भेद का विवरण दिया था। एक जाति किस प्रकार से वातावरण के बदलने से लुप्त हो जाती है और उसके स्थान पर मूल जाति से कुछ भिन्नता लिए एक नई जाति कैसे उत्पन्न हो जाती है, इस बात का भी पुस्तक में विवरण दिया गया था। किसमें? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। इस प्रकार से डार्विन ने अपनी ओर से पुस्तक में किसी प्रकार की त्रुटि या अपूर्णता नहीं रहने दी थी। पुस्तक का प्रथम संस्करण तो हाथों हाथ बिक गया था, अतः उन्होंने दूसरे संस्करण की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उनके विरुद्ध समाज का वातावरण विषाक्त बनने लगा था। वह अपने नए अनुसंधानों से नायक बनने थे या नायक बने हुए थे, लेकिन अब बन गए वो खलनायक। उस समय में कुछ ही वैज्ञानिक सत्य के उपासक थे, लेकिन आम जनता तो धार्मिक मान्यताओं से सांस लेती थी। ईसाई संप्रदाय स्वयं को बाइबल की मान्यताओं से कैसे अलग रख सकता था?
जबकि उनके जीवन मरण के सब अनुष्ठान बाइबिल के प्रकाश में ही होते थे। कुछ वैज्ञानिकों को छोड़कर समस्त ईसाई संप्रदाय डार्विन के विरुद्ध खड़ा हो गया, यानी वो खलनायक जैसा भूमिका में आ गए। इस प्रकार से डार्विन की आलोचना दिनों दिन कठोर होती चली गई। अधिकांश समाचार पत्र भी उनके विरोध में लिख रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने नेत्रों पर आस्था का चश्मा लगा लिया था। उनके लिए सत्य प्रिय नहीं रह गया था, अपितु धार्मिक आस्था उनका पोषण करने लगी थी। विज्ञान की संस्थाओं और संबंधित सभाओं में भी उनके सिद्धांतों को मूर्खतापूर्ण और शेख चिल्ली की बहक बताया जाता था। शेख चिल्ली की बहक। गणित के सिद्धांतों को सही बताने वाले वैज्ञानिक विज्ञान के सिद्धांतों से फिसल गए थे। वैज्ञानिकों ये सब जब यह पूछा गया कि डार्विन के सिद्धांतों को किस तर्क के आधार पर मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं, तो उनका उत्तर था कि धार्मिक आस्थाओं को धराशायी करने वाले विज्ञान के सिद्धांत मानव का भला करने वाले नहीं हैं। वही विज्ञान के सिद्धांत स्वीकार किए जा सकते हैं जो धार्मिक आस्थाओं को पुष्ट करने वाले हों। उनकी शिकायत थी कि बाइबिल की मान्यताओं को ध्वस्त करने के लिए एक पागल व्यक्ति को वैज्ञानिक मानकर कैसे अधिकृत किया जा सकता है। यदि बाइबिल को एक सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र न माना जाए तो ईसाईयत कैसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। सामान्य जन डार्विन के ऊपर आक्रामक हो चुके थे। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी उनका पक्ष लिया वह भी लोगों की दृष्टि में स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सका। इनमें थे एक थॉमस हेनरी हक्सले। वह एक वास्तविक वैज्ञानिक थे और इस बात के पक्ष में नहीं थे कि धार्मिक आस्था विज्ञान का रास्ता रोके। उन्होंने लंदन के समाचार पत्र में डार्विन की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि उनकी खोज एक क्रांतिकारी खोज है और इस खोज के लिए हमें डार्विन के प्रति आभार प्रदर्शन करना चाहिए, किंतु लोग उन्हें भी गाली देने लगे। जनसभाओं में पादरियों ने डार्विन और हक्सले का विरोध किया और उन्हें नास्तिक बताया। लोगों के प्रवाह को देखते हुए उनके साथ 5 वर्ष तक यात्रा में रहने वाले कप्तान फिट्जरॉय ने भी डार्विन को नास्तिक बता दिया। विज्ञान जगत भी विकासवाद के सिद्धांतों को नकारते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ गिने चुने वैज्ञानिक ही उनके साथ खड़े थे, लेकिन वे भी लोगों की नजरों में खलनायक से अधिक कुछ नहीं थे। उन्हें सन की, झक्की, नास्तिक, धर्मद्रोही, आधारहीन बातें करने वाला, बाइबिल विरोधी और ना जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन डार्विन अपने सत्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें पता था कि मिथ्या परंपराओं को खंडित करना आसान काम नहीं है और वह यह भी जानते थे कि परंपराओं को खंडित करने वाले समाज कैसा अभिनंदन करता है। उन्होंने गैलीलियो और कोपरनिकस का इतिहास पढ़ा था। लोगों ने उन सत्य के उपासकों के साथ कैसा हिंसक व्यवहार किया था, वह सब उनके संज्ञान में था। उनका स्वास्थ्य कमजोर होता चला जा रहा था। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी विकृतियां उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य उनका पूरा साथ दे रहा था। इसलिए वह लोगों के इस आक्रोश से दुखी नहीं थे। समाचार पत्रों में उनके ऐसे कार्टून बनाए गए जिससे उन्हें पागल सिद्ध किया जा सके, लेकिन उन्होंने लोगों की इस दुर्भावना की अनदेखी करते हुए समाचार पत्र पढ़ने ही छोड़ दिए। जब उन्होंने देखा कि अधिकांश जन समुदाय उनके विद्रोह पर उतर गया है, तो उन्होंने स्वयं को अपनी पत्नी एम्मा, 7 बच्चों और अपने अध्ययन तक सीमित कर दिया तथा बाहर आना जाना बंद कर दिया। उनकी पत्नी लोगों की इस प्रतिक्रिया से दुखी थी। उन्हें आशंका थी कि कहीं धर्मांध लोग उन पर हिंसक आक्रमण न कर दें, लेकिन डार्विन अपनी पत्नी का धैर्य बनाए रखते थे। खराब स्वास्थ्य के उपरांत भी वह पुस्तक लिखते रहते थे। इस अवधि में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनमें से कुछ थी वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन, क्लिविंग प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स, लाइफ ऑफ इरेस्मस डार्विन, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स उन्होंने 1871 में लिखी, लेकिन वह अपने कार्य से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि इन सब रचनाओं में भी विकासवाद स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस पुस्तक में उन्होंने कुछ नए प्रत्ययों से उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया था, जो बात वह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में स्पष्ट नहीं कर पाए थे। इस पुस्तक में करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने विशेषकर यह बात स्पष्ट की है कि मनुष्य भी विकास क्रम का परिणाम है, लेकिन उस कालखंड में यह माना जाता था कि मनुष्य ईश्वर की विशिष्ट कृति है और उसे किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की रचना के संबंध में यह कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की है कि वह अपने सद्कर्मों द्वारा मुक्ति पा सके, लेकिन डार्विन ने इसे सिरे से नकार दिया था। उन्होंने इस पुस्तक में यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि विकास क्रम में मनुष्य की स्थिति लंगूर से एक स्तर आगे है और मानव भी अपनी भावनाएं लंगूर के समान ही प्रकट करता है। डार्विन को पता था कि इस पुस्तक के प्रकाशन से पुनः विद्रोह खड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने विद्रोह से न डरने का मन बना लिया। परंतु विवाद तो उठना ही था और वह उठा, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। वह लोगों की मानसिकता जानते थे। उन्हें पता था कि लोगों की भीड़ केवल निंदा कर सकती है, इससे आगे बढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं है। अतः वह अपनी आलोचना और निंदा के प्रति सर्वथा उदासीन रहे। वह दार्शनिक थे और जानते थे कि जब एक सत्य परंपरा को चटकाता है या चटकने की ध्वनि तो आती है, जब उसको तोड़ने का कोशिश करता है तो ध्वनि तो आएगी। बाह्य जगत से संपर्क विच्छेद करके उन्होंने निरंतर जो लेखन कार्य किया वह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद रहा। उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। इस समय उनकी आयु 62 वर्ष की थी, लेकिन कमजोर स्वास्थ्य के कारण वृद्ध दिखाई देने लगे थे, किंतु लिखने में वह अच्छे से अच्छे युवक को मात दे सकते थे। उनकी अंतिम पुस्तक उनके स्वर्गवास से 1 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मिट्टी के कीड़ों और केंचुओं से संबंधी नई जानकारी दी गई थी। यह पुस्तक उनके गंभीर अध्ययन का प्रमाण थी। इस संबंध में उन्होंने कई वर्ष पूर्व अपने अध्ययन और निरीक्षण द्वारा यह बताया था कि मिट्टी के कीड़े किस प्रकार मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं। एक वैज्ञानिक व दार्शनिक की यह विशेषता होती है कि वह अपने विषय में खोया रहता है। खाने पीने और विश्राम के समय भी उनका चिंतन विषय को केंद्रित किए निरंतर चलता रहता है। विषय के साथ एकाकार होना उनकी प्रवृत्ति बन जाती है और यही प्रवृत्ति उनके हाथों में प्रकृति के रहस्य सौंप देती है। डार्विन की भी एक विशेषता यह थी कि वह जिस विषय पर कार्य करते उसमें पूरी तरह खो जाते थे और उसके हर पहलुओं पर विचार करते थे। जब वह मिट्टी के कीड़ों पर कार्य कर रहे थे तो मिट्टी के कीड़ों को उन्होंने स्वयं एकत्र किया था और उन पर प्रकाश तथा संगीत की प्रतिक्रिया आदि का परीक्षण किया था। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत आज भी धार्मिक दृष्टि से विवादों से घिरा हुआ है। यह उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनके जीवन काल में उन पर जो आक्षेप लगते थे, उनकी मृत्यु के बाद भी वह उन आक्षेपों से मुक्त न हो सके। यद्यपि थोड़ा सुधार हुआ है, आज के लगभग सभी वैज्ञानिक विकासवाद के साथ खड़े हैं, लेकिन धर्म में आस्थावान जनसमूह आज भी उसके विरुद्ध है। यद्यपि अपने सिद्धांतों से धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाले सभी वैज्ञानिकों के विद्रोह का सामना किया, लेकिन डार्विन एक ऐसे विशेष वैज्ञानिक कहे जाते हैं कि मृत्यु के बाद भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। विश्व भर में विवादास्पद परंतु अपने परिवार का अत्यंत प्रिय और अपने साथी वैज्ञानिकों का सम्मान प्राप्त व्यक्ति 19 अप्रैल 1882 को अपने घर
डाउन हाउस। कब? 19 अप्रैल 1882 ईस्वी में डाउन हाउस में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। किसी समय में डार्विन की जिस बात पर विवाद खड़ा हो जाता था और उन्हें सिरफिरे पागल व्यक्ति की संज्ञा दी जाती थी, आज सारे संसार का विज्ञान डंके की चोट पर उनके सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा है। तो इस तरह से ये 5 भाग में हमने इनकी जीवनी को रखा और आप सुनेंगे जब भी फुर्सत मिले। और इनका हम सारांश देखें, सारांशतः तो इनकी जो खोज है काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा। इनका बचपन और इनका अंतिम दौर आसमान और पताल जैसा अंतर रहा। शुरू में इनका जो जीवन शैली था, इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, सबको अगर देखा जाए तो इनको ढेरों कष्ट से गुजरना पड़ा। फिर भी ये महान वैज्ञानिक मौज मस्ती करते हुए अपने जीवन को बिताए। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप कर्म कीजिए, फल मिलना होगा, मिलेगा, लेकिन कर्म करते रहिए। और विज्ञान का सहारा ही एक ऐसा है जो आपकी धारणाओं से मुक्ति दिला सकती है, सच्चाई की ओर ले जा सकती है। और आप विभिन्न परंपराओं, धारणाओं, इस सब के पीछे अगर पड़े हैं तो थोड़ा उसको समझ करके पालन करें, न कि आंख मूंद करके। तो आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। अंतिम तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।